जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हिंदी पेडागोजी है, जिसको शिक्षा शास्त्र भी कहा जाता है, इसके कंप्लीट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, उनको आपके लिए सॉल्व कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम की होने वाली है और सीधा परीक्षा में यहाँ से आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, इस वीडियो में हम 200 से अधिक जो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको सॉल्व करने वाले हैं। इसका उत्तर मैं आपके लिए बताने वाला हूं, तो इन प्रश्नों को आप सीधा याद रख लेंगे तो परीक्षा में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, यदि आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अन्य विषय के ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो नीचे आप कमेंट्स करके बता देना कि किस विषय का ऑब्जेक्टिव आप पहले चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझना। जो पहला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का, वो है भाषा सीखने में सहायक है। परिवेश द्वारा भाषा को सीख सकते हैं, परिवार, विद्यालय और ऐसा भी। तो हमें पता होना चाहिए जो भाषा है, लैंग्वेज है, हम एनवायरमेंट के द्वारा भी सीखते हैं, परिवार के और विद्यालय, सभी काफी महत्वपूर्ण है। तो डी वाला उत्तर यहाँ पे सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है। इसका क्या तात्पर्य होगा कि भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, यह भाषा अधिगम प्रक्रिया को बाधित करता है। देखिए, प्रकाश के द्वारा जो एक भाषा है, लैंग्वेज है, उसको प्रकाश का डायग्राम है, चित्र है, उससे क्या स्पष्ट होगा? इससे यही स्पष्ट होगा कि सीधी सी बात है कि जो बच्चा है, बालक है, वो भाषा को नहीं सीख पा रहा। अधिगम यानी सीखना, तो बी वाला उत्तर। सीधा प्रश्न और उत्तर दोनों याद रख लेंगे तो आपको परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट सीधा लाभ मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है? अगला प्रश्न है कि सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह कैसी क्रिया है? क्रियात्मक अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, विचारात्मक अधिगम है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सुलेखा है बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ा रही है, तो वो एक प्रकार से बच्चे चित्रों को देख रहे हैं और सीधा वहां से सीख रहे हैं, तो कैसा? शाब्दिक अधिगम होगा, बी वाला इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है कि बच्चे अपना स्वयं सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। तो ये बात किसने कही है? तो बस इतनी सी बात याद रखेंगे कि बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक जो विकास है, रचित भाषा तंत्र है, इसका विकसित कर लेते हैं। कैसे विकसित कर लेते हैं, किसने कहा है कथन? तो कथन को याद रखना, वाइगोट्स्की ने कथन के बारे में कहा है। इसको हम जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें ये सारे जो राइटर हैं, वाइगोट्स्की, स्किनर, इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप में दिया है। बस अभी आप हिंदी पेडागोजी के प्रश्न देख रहे हैं, और मैं आपके लिए बता दूं जितनी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी है, सभी में लगभग बहुत सारे प्रश्न तो सिमिलर ही है। तो बस आप ध्यान से देख लेना और समझ लेना, तो आपके प्रश्न यहाँ से सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनको आप बाल विकास में भी देखेंगे, लेकिन आप यहाँ से प्रश्नों को सुनते हैं और समझते हैं तो सीधा आपको हर विषय में फायदा होगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन से? स्किनर है, चॉम्स्की है, वाइगोट्स्की है और पियाजे है। तो पता होना चाहिए जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो स्किनर है। ठीक है, स्किनर कैसे जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्किनर और पावलोव की अवधारणा खालिस्तान से अलग नहीं है। सहज पुनः प्राप्ति, विलुप्त होने से ए और बी दोनों, प्रतिक्रिया, सामान्यीकरण। स्किनर और पावलोव, इसके बारे में भी आपने बाल विकास पढ़ा होगा, तो उसमें है, इसमें जो मनोवैज्ञानिक है इनके बारे में, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? स्किनर और पावलोव की जो अवधारणा किससे अलग नहीं है? जो प्रतिक्रिया सामान्यीकरण है, इससे अलग नहीं है, तो उत्तर डी होगा। बस सीधा प्रश्न सुनिए और उत्तर याद रख लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। शिक्षण का स्किनर सिद्धांत खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। जो शिक्षण का स्किनर का सिद्धांत है, किस पर आधारित है उसके बारे में बताना। संगति पर, ऑपरेशनिज्म, अनुकूलन और सुदृढ़ीकरण। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? तो बी वाला, ऑपरेशनिज्म, इसको याद रख लेना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। जब भाषा सीखते हैं तो उसी क्रम में वैज्ञानिक जो पड़ताल है वो भी साथ साथ चलती रहती है। कथन किसका है? चॉम्स्की का है, ओरोरिन का है, वाइगोट्स्की का है, जीन पियाजे का है। दोस्तों ये कथन किसका है? चॉम्स्की का कथन है कि जो भाषा है वो सीखने की जो क्रम है वो वैज्ञानिक पड़ताल के साथ साथ चलती रहती है। चॉम्स्की ने ये बात कही है। तो ठीक है, इसका उत्तर आप याद रख लेंगे।
चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न कौन सा है, हमारा 9वां प्रश्न। ध्यान से देखना और समझना दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो क्या है, विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है। जो विकास की भाषा है प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका क्या कारण हो सकता है, भाषा अधिगम में अरुचि, समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, शारीरिक और सभी। तो इसका उत्तर दोस्तों होगा सभी, ठीक है। बस इतना ही याद रख लेना, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। और आपने हिंदी पेडागोजी के आपको नोट्स नहीं मिल पाए हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको हिंदी पेडागोजी की जो नोट्स है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। मैं बीच बीच में थोड़ा सा पानी लेता रहूँगा, तो आपको वीडियो के इस बीच में लाइक शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। तो इतना ज़्यादा लंबे समय तक एक साथ इसको बोलना अपने आप में एक चैलेंज का काम है, ठीक है। अगला प्रश्न आप पढ़िए, तब तक इसका उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास खालिस्तान रूप में होता है। बच्चों में किस रूप में होता है, सांकेतिक, मौखिक, लिखित तो निर्धारित नहीं किया सकता। बच्चों में आपने देखा होगा सबसे पहले जो भाषा का विकास है वो सांकेतिक रूप में होता है। बच्चा संकेत करता है ना, जैसे कि उसको कोई चीज उसके मन मुताबिक नहीं मिल पाती, वो रोता है, किसी चीज को मांगता है तो वो हाथ के द्वारा उसको आपको इशारा करता है ये चीज चाहिए, तो वो सांकेतिक रूप से भाषा सबसे पहले सीखता है। बच्चों के भाषाई विकास है उसमें क्या सहायक है, विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण। तो बच्चा का जो भाषाई विकास है आपको पता है विद्यालय द्वारा भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण, इन सभी के द्वारा बालक क्या होता है, भाषाई विकास है। तो इसका उत्तर बताएंगे अब डी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी। यदि आप में से किसी का नाम नरेंद्र हो तो एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। देखिए 3 वर्ष की जो आयु है उसमें कितने शब्द बच्चे के पास होते हैं, कितने शब्द उसके लगभग उसके पास होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला कह रहा है 1250, 2100, 1000 और 1600 शब्द। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि 3 वर्ष के जो बालक है यहाँ पे नरेंद्र नाम है, तो उस पर लगभग कितने शब्द उसके पास होंगे, तो लगभग उसके पास 1000 शब्द होंगे, इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा और महत्वपूर्ण आपके लिए मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वो लेकर आया हूँ, और एक वीडियो में आपके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत को आप जो इसका जो फ़ायदा ज़रूर लेना, इसको आप ऐसे ही मत चले जाने देना, ठीक है। तभी ये मेहनत हमारी और आपकी सफल होगी। अगला प्रश्न है, बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में कैसा है, साधन है, साध्य है, अवरोधक है और साधन एवं साध्य एवं साधन दोनों है। जो शब्द होते हैं बच्चों को शब्द सीखने की प्रक्रिया में कैसे होते हैं, आपको पता होगा, वो एक साधन की तरह उसको काम करते हैं। बहुत सारे शब्द बच्चे के पास होंगे, वो शब्दों के माध्यम से अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर लेता है, ठीक है। वो बच्चा धीरे धीरे ही शब्दों को सीखना प्रारंभ करता है। अगला है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः प्रश्न अब यहाँ पे देखना है, बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा आपके लिए बताना है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता तो जन्मजात होती है, क्योंकि बच्चा जिस परिवेश में जन्म लेता है वहां से उस भाषा को सीखता है। यदि आप भारत की जगह इंग्लैंड में या किसी यूरोपियन कंट्री में पैदा हुए होते तब वो लैंग्वेज बोल रहे होते, ठीक है। चूंकि आप इंडिया में हैं तो आप हिंदी बोलेंगे, जाहिर सी बात है। यदि आप किसी अलग स्पेसिफिक प्रदेश से हैं तो आप वो लोकल लैंग्वेज भी जरूर जानते होंगे। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, अतः ये क्या करती है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वही बात हो गई कि बच्चे का जो बहुत बड़ा एक आपस में कह सकते हैं एक एनवायरनमेंट है अच्छा, जहाँ पे अच्छी भाषा सीख सके, वो उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ठीक है। जिस जैसा वातावरण उपलब्ध कराएंगे बच्चा वैसी भाषा सीख जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। भाषा को सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अर्थ गढ़ने का आधार क्या हो सकता है, शिक्षण द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक, समाज, सांस्कृतिक परिवेश। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा, डी होगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश, ठीक है।
जो भाषा उसको सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो अर्थ है वो समाज और सांस्कृतिक परिवेश के द्वारा बच्चों को मिलता है। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते और अपनी भाषा में समझने समझाने कुशलता से लैस होते हैं। जो बच्चा स्कूल जाता है उससे पूर्व कौन सी योग्यता रखता है? अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होता है, यानी वो अपनी ही भाषा में चीज़ों को समझता है और समझाने का भी उसमें स्किल होता है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से खालिस्तान अर्जित करता है। वाक्य, शब्द, व्याकरण, भाषा है। तो बच्चा जो है अपने घर और समाज से अपने आप ही या स्वाभाविक रूप से क्या चीज अर्जित करता है? भाषा को अर्जित करता है या नहीं करता? आपने जो भाषा सीखी है वो कहाँ से सीखी है? अपने समाज और वातावरण से सीखी है। बस इतना याद रख लेना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? क्या अंतर होगा? भाषा कठिनाई स्तर में, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें कौन सा अंतर होगा? तो इसमें देखना, इसका उत्तर बताइएगा आपको। जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति में अंतर होता है, तो सी वाला इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह बच्चों को क्या करती है? बाचाल बनाना चाहती है, बच्चों को बतौलियाई करना सिखाना चाहती है। ठीक है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो जब सुलेखा जो एक शिक्षक होगी, जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है, तो इसका हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं? कि वो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश, यानी कि वो एक प्रकार का वातावरण दे रही है। ठीक है, ना कि उसे बतौलियाई करना सिखा रही है। जो शिक्षक होता है वो हमेशा अच्छा ही चाहता है, बुरा कोई शिक्षक नहीं चाहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, यानी बोलना भी जानती, गुजराती और समझना भी। वह कभी विद्यालय नहीं जाती, लेकिन वो भाई विद्यालय नहीं जाती। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो बहुत सारी भाषाओं अलग अलग जानते होंगे, लेकिन हो सकता है वो आपने स्कूल में ना सीखी होगी। तो इसी प्रकार जो सुमन है बचपन से ही गुजराती कैसा करती है? बोल लेती है और समझ लेती है, लेकिन मैं कभी विद्यालय नहीं गई। इसका क्या उदाहरण अर्थ नहीं लेंगे कि भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने की, भाषा में पिछड़ेपन की, यानी कि सुमन उसमें किस प्रकार की कला है। ठीक है, तो चार उत्तर आप समझ। तो भाषा अर्जन यानी भाषा को सीखने की उसमें कला है। स्कूल भले नहीं गई है, अपने परिवेश से, परिवार से भाषा को अच्छे से सीख गई है। देखिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से बाल विकास में आपने ऐसे प्रश्न देखे होंगे, चूंकि बाल विकास में आपको बताया था कि हम इसको थ्योरेटिकल वे में भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए। अभी आपके लिए देखिए बाल विकास स्टार्ट हो जाएगी, इसमें थ्योरेटिकल वे में कंप्लीट पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम उसके अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। चूंकि यहाँ पर हिंदी पेडागोजी को पढ़ रहे हैं, इसके मैंने आपको बताया जितनी पेडागोजी है सभी सब्जेक्ट की लगभग समान ही है, थोड़ा बहुत ही इसमें डिफरेंस है, बाकी 95% हम इनको सिमिलर कह सकते हैं। तो ध्यान से देखना, एक एक प्रश्न सीधा परीक्षा में आएगा। प्लेटो का एक कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस बात सच्चाई की ओर संकेत करता है? जो बच्चा है यदि उसे विदेशों के बीच विदेशी की तरह होता है, जैसे बच्चा हमारे बीच में आ गया, ना तो आप उसकी भाषा समझ सकते हैं, ना ही आपकी भाषा वो समझ सकते, इसलिए उसको विदेशी की तरह कहा गया है। तो यह भाषा सच्चाई किस ओर संकेत करता है? यहाँ पे अपने जो बच्चे हैं अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ठीक है, एक ये हो गया। बड़ा जो बच्चा है बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा, इसका उत्तर ए होगा। बच्चे अपनी ही भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, इसलिए कहते हैं कि वो भैया विदेशी की तरह है हमारे बीच में। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होने वाली है, तो इस मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो जरूर बनता है। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार खालिस्तान कारण जो बच्चे होते हैं वो भाषा को सीखते हैं।
किस कारण से? भाषाई समाज के द्वारा भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता और व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो चॉम्स्की ने क्या कहा, किस कारण से जो बच्चे हैं भाषा को सीखते हैं? तो 4 उत्तर आपके सामने होगा। इसी प्रकार से परीक्षा में आएंगे तो जो भाषाई समाज है, यानी जिस समाज में बच्चा रह रहा है वहां जो भाषा बोली जा रही है उसके द्वारा वो भाषा सीख जाता है। तो ये चॉम्स्की ने कही है। वाइगोट्स्की के ऊपर आए तो वाइगोट्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? किस पर बल दिया है वाइगोट्स्की ने? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कक्षाई अभ्यासों पर, सामाजिक अंतक्रिया पर, पाठ्य पुस्तकों पर, उचित आकलन पर। जो वाइगोट्स्की है इन्होंने भाषा को सीखने पर जो सामाजिक प्रक्रिया है उस पर बल दिया है कि समाज के द्वारा बच्चा भाषा को बहुत अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। एक कथन है, जो बच्चे होते हैं वो कैसे अनुकरण यानी किसी चीज को फॉलो करके, आपने देखा होगा आप जैसा उनके सामने करते हैं बच्चे उसी का अनुकरण, उसी को दोहराने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से भी भाषा को सीखते हैं। आपने कहा जैसे कि जैसे सामान्यतः हर घर में होता है कि खाने से अट्टा, इस प्रकार से कुछ अलग यूनिक शब्द बोलते हैं तो बच्चा उन्हीं को दोहराने लगता है ना। जैसा आप अनुकरण करने के वैसा सीखता है। कथन कैसा है? सही है, आंशिक रूप से सत्य है, थोड़ा सही है, पूर्णतः अशुद्ध है और सारहीन है। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे कि बिल्कुल एकदम सही बात है भैया, कि हम जैसा उसके सामने नौटंकी करते हैं वैसा बच्चा हमारे सामने अनुकरण फॉलो करता है और वैसे ही वो सीख जाता है। जो इसलिए कहते हैं कि वातावरण हमारा जो घर का है वो अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे आप सिखाएंगे नहीं, वो स्वतः ही देख कर ही सीख जाते हैं बहुत सी चीज़ों को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो कौन सा कथन उचित है? यहाँ पर पहला देखिए, भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों को प्रयोग किया जाए। आजकल भाषा शिक्षण में आधिकारिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए पिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ के समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि भाषा शिक्षण है ऐसा कहा है कि संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, यानी कि जो भाषा शिक्षण है, भाषा को किस प्रकार सिखाया जाए इसके विषय में कौन सा एक कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो उत्तर डी होगा। ठीक है, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में भी हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोट्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ है। वाइगोट्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होगा? व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर करता है, शब्दकोश के अनुसार होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। तो वाइगोट्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो उत्तर होगा इसमें कि भाषा जो वक्ता है उस पर निर्भर करता है। कभी कभी एक शब्द के ही अधिक अर्थ निकल जाते हैं, लेकिन वक्ता किस संदर्भ में उस शब्द का उपयोग कर रहा है वो यहाँ पर निर्भर करता है। चलिए अगले उसकी ओर आते हैं। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? ध्यान से सुनना। भाषा जो होती है सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। आपको ही पता होगा, आपने जैसे कि जन्म लिया होगा तो आप किसी ने अलग से एफर्ट नहीं लगाया होगा कि आपका सिस्टम अपडेट किया होगा, आपने ऑटोमेटिकली जो भाषा है उसको सीखने की कला पा ली होगी। ठीक है, तो ये किसने कही है बात? तो 4 उत्तर आपके सामने, ध्यान रखना। जो चॉम्स्की जी हैं इन्होंने ये बात कही है कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता उसकी जन्मजात होती है, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि भाषा को किस तरीके से सीखेंगे। अगला है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। क्या नहीं है अंतर का आधार? सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता और सहजता। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर का आधार नहीं, जो सांस्कृतिकता है वो इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि एक साथ लंबे समय तक बोलना काफ़ी इजी काम है, तो सबसे डिफिकल्ट काम तो बोलना ही हो जाता है। कभी आप 10 मिनट कंटिन्यू बोल कर देखना तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बस मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैंने आपके लिए जो मेहनत की है वो सफल हुई है। ठीक है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः किसका विचार है? जो बच्चे होते हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। इसका उत्तर अभी हमने देखा, जो चौमस्की जी हैं इन्होंने इसके विषय में कहा है। कुछ रिपीट भी हो जाएंगे तो हमें वो और अच्छे से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है और 5000 शब्द होते हैं। जो विद्यालय आता है बच्चे, उससे पहले उनके पास कितने शब्द होते हैं? तो उसके बारे में ऐसा है कि अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं उनके पास होती हैं। ठीक है। जो बच्चे स्कूल आएंगे तो उन्हें अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में उन्हें जानकारी मिल गई होती है। क्योंकि हम देखते हैं सामान्यतः बालक 5 वर्ष की आयु में स्कूल में जाते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया कि बच्चा 2.5-3 साल का हुआ, प्ले जो स्कूल होते हैं उनमें भेज दिया, नर्सरी KG1। हे भगवान, पता नहीं बच्चों को साथ अन्याय क्यों करते हैं। बच्चों को खेलने कूदने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा खेलेगा कूदेगा नहीं, वो अच्छे से किसी भी चीज़ को सीखने के योग्य नहीं हो पाएगा। पुराने समय में जो आश्रम वगैरह जाकर ज्ञान की प्राप्ति करते थे, किशोर अवस्था में उनको भेजा जाता था। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए हम आगे जो अगला अध्याय है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। अगले जो प्रश्न है, चलिए देखिए फिर से 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको क्योंकि हम जो अगला अध्याय है उसके जो MCQs हैं वो हैं, और नोट्स की PDF के लिए मैं बता चुका हूँ, आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप हिंदी पेडागोजी के जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं। चलिए इसका उत्तर आप दीजिएगा, इसको प्रश्न को पढ़िए। देखिए दोस्तों, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य नहीं करती। भाषा ज्ञान अर्जन का क्या साधन नहीं है। भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा उत्तर हमारा सही होगा, आपके लिए बताना है, तो बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा ए वाला। देखिए, भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य नहीं करती। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हम भाषा का उपयोग करते हैं और आपस में दो लोगों बातचीत नहीं कर पाए, तो इसलिए इसका असत्य कथन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, भाषा शिक्षण है कैसा? यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सी वाला होगा। ठीक है, तो इसके दोनों होंगे कि भाषा शिक्षण के द्वारा यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है और बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, दोनों के बारे में इसमें हम सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण आवश्यक है भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए और उपरोक्त सभी। तो भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त डी, यानी कि भाषाई कौशलों से परिचित कराना भी होता है, वच्चों की कल्पना शक्ति में भी वृद्धि करना होता है, और जो सृजनात्मकता है उसके विकास में भी भाषा जो शिक्षण है काफ़ी मदद करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? कि वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, केवल पठन क्या है? केवल पठन कौशल का विकास, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता है उसका विकास। तो जो भाषा शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तो उसका उद्देश्य यहाँ पे होगा ए और सी। ठीक है, वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास और पाठ्य पुस्तकों का लाभ, पुस्तकों के पढ़ने की क्षमता का विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण हम जो प्रश्न है उनको देख रहे हैं यहाँ पे। अगला है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। पढ़िए चारों प्रश्न और बताइए। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल
व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषा का शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? चार उत्तर आपके सामने, परीक्षा में इसी प्रकार से आएंगे। तो इसका उत्तर होगा सी वाला। भाषा का शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर जो व्यवहार है वो शिक्षक को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक इतना कठोर व्यवहार स्कूल में अपनाएगा तो बच्चे भाषा को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषा ही शुद्धता पर ही अधिक बल होता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जन करने में सहायक होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? एक कथन जो है जो सही नहीं है तो वो बी वाला हो, भाषा शिक्षण में केवल भाषा ही शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल नहीं रहता है, जबकि सब पर रहता है, बच्चा कैसा सीख रहा है, किस प्रकार से सीख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? कौन सा अनिवार्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास और मानवीय मूल्यों का विकास। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? देखिए इसका उत्तर होगा सी, भाषा के जो अलंकारिक प्रयोग है इसकी क्षमता का विकास करना क्या भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सी वाला उत्तर हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः खालिस्तान पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। किस पर? परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण, समय अवधि और लक्ष्य भाषा। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जो भाषा शिक्षण की विधि है बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण इस पर निर्भर करनी चाहिए। बच्चों की आयु कितनी है उस प्रकार से उसको जो भाषा उसका ज्ञान देना चाहिए, आयु है ना, और प्रकरण इत्यादि। तो बी वाला उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सिद्धांत या नियम है। तो कौन सा यहाँ पे नियम या सिद्धांत है? तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए, पहला कह रहा आवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा कह रहा आगमन एवं निगमन का नियम, अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा? तो उत्तर सी वाला, आगमन एवं निगमन नियम। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के जो प्रयुक्त किए जाना सिद्धांत नियम है वो आगमन और निगमन विधि है। ठीक है, उसके माध्यम से काफी अच्छे से बच्चों को व्याकरण ग्रामर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का क्या सिद्धांत होगा कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देना, विद्यार्थियों के अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभिप्रेरणा यानी कि स्वयं से ही मोटिवेटेड होना। तो इस सिद्धांत किस पर बल देता है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। आपने देखा हो, आप खुद से ही मोटिवेटेड है तो आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं और आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। ठीक है, अब चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कौन सा होगा 10वें के बाद 11वां प्रश्न। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी, देखिए ध्यान से देखना और समझना, विद्यार्थी की भाषा पर क्या यहाँ पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। सिद्धांत है किसका? अनुबंधन का, अनुकरण का, सहचार्य का, जीवन समन्वय का। तो इसमें देखिए सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है भाषा सीखने में, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? अनुकरण में। ठीक है, अनुकरण द्वारा कोई भी बच्चा होता है समाज और परिवेश से क्या करता है, वो अनुकरण के द्वारा बहुत सारी जो चीज़ें उसको सीख जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको यदि वीडियो की क्वालिटी में कहीं भी दिक्कत आए तो आप क्या करना है, जो वीडियो होती है
360p पे आप सामान्य देखते होंगे, उसको 480p जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं उस पर सेट कर लेने, या उससे अधिक, तो आपको वीडियो की क्वालिटी और बेहतर दिखाई देगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। मातृभाषा शिक्षण है। मातृभाषा किस चीज़ का शिक्षण है? तो देखिए, विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, शिक्षण को सरल बनाता है, अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनाता है, शिक्षण सिद्धांतों को विपरीत है। तो मातृभाषा कैसा शिक्षण को सरल बनाता है? मातृभाषा जिसने सीखी है तो उस भाषा में यदि उसको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, तो वो बच्चा बहुत जल्दी से उस चीज़ को कैच कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? देखिए, स्थूल ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान के बारे में यदि आपने गणित पेडागोजी पढ़ी है तो भाभी मैंने इसके लिए पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी विषय की पेडागोजी लगभग एक जैसी हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर, तो कौन सी विधि में? मैं सारी विधि गणित पेडागोजी में पढ़ा चुका हूँ, वीडियोस नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर जो नियम है वो स्थूल ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर यानी बढ़ने की जो बात है वो कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गणित के शिक्षक ने राहुल को जो वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंदर आएगा? ठीक है, गणित के शिक्षक ने राहुल से कहा कि भाई वाक्य को सही करो, तो ऐसा करना भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंदर आएगा मनोरंजन, अनुकरण, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत और बहुमुखी प्रयास। तो दोस्तों आपको इसका उत्तर याद रखना है बहुमुखी प्रयास, क्योंकि उसने गणित के शिक्षण जो है बहुमुखी यानी चाहता है कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का कंप्लीट जो ग्रोथ है वो हो। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है ना? जैसे पाठ करवाना एक किस सिद्धांत के अंदर आता होगा? जैसे आपने भी देखा होगा स्कूल में, सरकारी स्कूलों में सामान्यतः ऐसा होता है कि जो बच्चा अच्छे से हिंदी पढ़ पाता है या अन्य विषय पढ़ पाता है, इसकी आवाज़ ठीक होती है, उसको खड़ा कर दिया जाता है कि चलो भाई उठो और पाठ को कंप्लीट पढ़ो। यदि आपने भी इस प्रकार से पढ़ा है नीचे कमेंट तो जरूर करिएगा। तो ऐसा करवाना एक क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चा खुद एक्टिव हो जाता है और खुद पढ़ता है, तो वो तो सीखता ही, जो बच्चे सुनते हैं वो भी कई सारी बातों को सीख जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन सिद्धांत पर, अनुकरण सिद्धांत पर और अभ्यास के सिद्धांत पर। तो प्रारंभ में जो बालक होता है, हमने बात की वो अनुकरण, यानी कि देखेगा कि घर में परिवार माता पिता और उसके जो सहपाठी हैं वो किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं, बोलते हैं, तो उनको अनुकरण यानी फॉलो करेगा और सीख जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या होगी? मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ करती है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? जो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है वो मातृभाषा को मध्यस्थ करती है, यानी कि अनुवाद विधि में क्या होता है, उसकी जो मातृभाषा उस लैंग्वेज में उसको आप समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में कौन से शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी जो है उसके बारे में बताना है। तो उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, दूसरों की हस्त लिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। देखिए आपसे भी कहते हैं दोस्तों, आपके नोट से आप हो सके तो स्वयं बनाइए, वो ज़्यादा काम के होते हैं, क्योंकि दूसरों से हम जो नोट से बनवाते हैं तो वो हमारे उतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते। तो आप वीडियो से जो भी पढ़ते हैं उसकी आप शॉर्ट्स में कहीं पर लिखने की कोशिश जरूर से जरूर करना। ठीक है, देखिए डी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे, जो शिक्षण की युक्ति सबसे कम प्रभावी होती है कि दूसरों की हस्त लिखित सामग्री और पत्र आदि पढ़वाना। ठीक है, तो डी वाला उत्तर होगा। अगला यहाँ पे है प्रश्न कि कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो कहानियां जो होती हैं बच्चों के किस प्रकार से भाषा विकास में सहायक होती हैं इसके बारे में बताना है। यह भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका अंतिम जो ऑप्शन है, यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ाती है।
तो बच्चों में कहानी से आपने जब भी देखा होगा, दादी और नानी पहले एक समय में बहुत ज़्यादा घरों में चलन था कहानी सुनाने का, तो उससे बच्चों की कल्पना शक्ति, बच्चे इमेजिंग करते थे, अच्छा ऐसा कुत्ता था, बिल्ली थी, शेर इत्यादि, ठीक है। इसमें उनमें कल्पना शक्ति एंड इमेजिंग पावर बढ़ जाती है, सृजनात्मक और चिंतन एंड थिंकिंग पावर भी उनको बढ़ जाती है। तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही सरल है, बस आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे और उत्तर सुन लेंगे तो आपको सीधा एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा और आप इनको अच्छे से बना पाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षा जो है एक तरह से भाषा की ही कक्षा है। जो गणित होता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की सभी कक्षा एक तरह से भाषा की कक्षा है। इस कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? ऐसी बात कह रहा है तो इसमें सबसे लॉजिक कमजोर है वो बताना है। पहला कह रहा है, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, विभिन्न विषयों की अवधारणा समझ की अभिव्यक्ति की भाषा विशेष में होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष से बनती है। विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा का क्या है, साधन का कार्य करती है। तो इसका उत्तर आपको बताना है, तो ध्यान से सुनना। सबसे कमजोर तर्क है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अब कोई सी भाषा पढ़ा है उसमें भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, सबसे यहाँ पे कमजोर लॉजिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है? निश्चित उद्देश्य पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, विश्लेषण संश्लेषण का नियम। तो भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है इनमें से कौन सा एक नियम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, सी, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा है? 21वें के बाद 22वां आएगा, देखिएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। किसमें? विशेष से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, आगमन से निगमन की ओर। दोस्तों इसके बारे में मैं आपके लिए जो गणित पेडागोजी पढ़ाई है, मैंने आपसे कहा है लगभग सिमिलर से हैं, तो उसमें डिटेल में इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो इनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना, जिसका उत्तर आप बताएंगे। तो देखिए क्या नियमों का निर्धारण किया जाता है आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर नियम है, ठीक है। डी ओ उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है उसमें कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। तो दोस्तों हो सकता है आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर थोड़े से ब्लर से दिख रहे हो क्योंकि ये सही से स्कैन नहीं हो पाए, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा? तो बताइए आप इसका उत्तर होगा इसका सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, ठीक है। एक समावेशी कक्षा है, इसमें जो कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, तो कौन सा उसका उत्तर होगा? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ठीक है। व्याकरण के नियम सिखा देंगे तो बच्चों को भाषा का विकास जो तीव्रता से होगा। प्रतिकूल है ना, मैं बताना। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इसका ए वाला होगा, क्योंकि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों को भाषा विकास में शीघ्रता होती है, ऐसा सही नहीं होगा, प्रतिकूल है ना, इसका मतलब वही है, ए वाला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जो भाषा का शिक्षक है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है बताइए दोस्तों। तब तक हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, बहुत समय हो गया कंटिन्यू बोलते हुए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा?
बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन। तो इनमें से सबसे अच्छा उत्तर या राइट उत्तर क्या होगा? एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने, यानी कि भाषा को प्रयोग तो कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो जो उनसे भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा वो हमारा उत्तर होगा, बताना है यहाँ पे। तो देखिए कौन सा होगा? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो जो भाषा शिक्षण इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर आप बताना है। इसका उद्देश्य होगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, बी वाला उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक क्या है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? देखिए जो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर हम बात करें जो भाषा शिक्षण है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, हमने इसमें एक प्रश्न और देखा इसी प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो प्राइमरी लेवल है उसमें जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास, सुनने की है ना, बच्चों को रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा सी, प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते उसे विस्तारित देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं होगा, इसमें से हमें बताना है। तो चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ठीक है, ऐसा चित्रकारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्वयं ही जो अभिव्यक्ति है वो माध्यम बन सके। तो बी वाला उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ठीक है, प्राइमरी लेवल बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे जो बड़ा उद्देश्य क्या होगा? तो सीधा उसका उत्तर ही देख लीजिए, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। क्योंकि अपनी बात को दूसरे के सामने अच्छे से वो कुशलता पूर्वक व्यक्त करेगा, बताएगा, तो वही कुशलता का विकास इस प्रकार से बच्चों में किया जाए, वही प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है।